नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं कैपेसिटर में लेक्चर नंबर 8 की, और इसमें हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन कैपेसिटर पर बात कर रहे हैं। तो शुरू में हम लोग बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो जैसे देखिए पहला प्रॉब्लम, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया ए। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका प्लेट एरिया ए ये सब दिया हुआ है, एंड सेपरेशन डी। ठीक है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन भी दे दिया है डी। बिटवीन द प्लेट्स द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ भी। तो जो बैटरी से कनेक्ट किया गया है उसका ईएमएफ भी दे दिया गया है। तो हमसे कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो जब आप इस तरह से कनेक्शन कर दोगे तो कहता है कैपेसिटर पर कितना चार्ज जमा हो जाएगा, सो बताइए। फिर और क्या पूछ रहा है, कहता है इफ द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज टू डी बाई टू। मतलब जो अभी सेपरेशन डी था उसको आपने घटा के क्या कर दिया, आधा कर दिया, डी बाई टू कर दिया। देन फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज। तो ऐसा होने से क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में लिख रहा है, कहता है कि एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, उसको फाइंड करना है। मतलब कि कैपेसिटर के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज और चार्ज आके जमा हो जाएगा, है ना। तो उस चार्ज को, एक्स्ट्रा चार्ज को आपको कैलकुलेट करना है। तो बड़ा ही सिंपल सवाल है। तो आई होप कि आपने पीछे के सारे लेक्चर 7 तक अच्छे से देख करके, समझ करके, सबको नोट्स करके आपने याद कर लिए होंगे। तो उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को सॉल्व करेंगे, सॉरी इस लेक्चर में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो पीछे का जरूर अच्छे से सारी थ्योरी कवर कर लीजिएगा और उसके बाद इसको बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आराम से समझिए। फिर आपको कहता है कि एक सेल है हमारे पास, जो भी है इसका ईएमएफ, और प्लेट एरिया ए हो गया, सेपरेशन डी हो गया। तो पहला सवाल का जवाब दे देंगे कि चार्ज जो होगा, जो इस पर जमा होगा, तो जैसे कि ये प्लस इतना और इतना ही माइनस के रूप में यहाँ होगा। तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम रहता है, सो क्यू। तो हम लोग क्या सीधा सा फार्मूला पढ़ते हैं, क्यू इक्वल टू सी इंटू भी। कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज जमा होता है उसके लिए फार्मूला क्या है, सी इंटू वी। और सी क्या कहेंगे इस केस में, तो इस केस में सी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी हम लोग जानते हैं इस फॉर्मूले से, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बस उसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू भी। आप देख सकते हैं कि दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो ये आपका ये पहला वाला का आंसर हो गया सीधा सीधा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कहता है कि अगर आपने प्लेट सेपरेशन को d से d/2 कर दिया, तो प्लेट सेपरेशन अब कम हो गया। तो कम होने से क्या होगी बच्चों, प्लेट सेपरेशन अगर आप कम कर दोगे तो इसकी कैपेसिटी पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, और ईएमएफ जो है भी वो आपने इस तरह से अटैच ही रखा है। तो ये हो गया आपका पार्ट 2 वाला, और इसको हम पार्ट 1 कह सकते हैं। तो प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज टू d/2। अभी d था, अभी क्या हो गया, d/2 हो गया। तो जो कैपेसिटी पहले थी c, अब वो क्या बन गई, c डैश वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d/2। अब डिस्टेंस की जगह क्या आएगा, d/2 आएगा। तो ये 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d हो गया, देख सकते हैं। तो पुरानी कैपेसिटी जो थी उसका डबल हो गया आपका ये कैपेसिटी, तो डबल हो गया। लेकिन जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था वो तो अभी भी वही है, अभी भी है। तो जो इस पर नया चार्ज जमा हो जाएगा उसको क्यू डैश कहते हैं। तो क्यू डैश बिकम सी डैश इंटू वी। तो सी डैश हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी, है ना। तो आप देखते हैं पुराना पहले जितना चार्ज था उसका तो डबल चार्ज जमा आ गया। तो आपसे क्या पूछा है, एक्स्ट्रा चार्ज क्या हुआ। तो इसलिए एक्स्ट्रा चार्ज जो हम डेल्टा क्यू लिख सकते हैं वो क्या हो गया, क्यू डैश माइनस क्यू। तो ये 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी है, और माइनस करना है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी। तो आंसर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी। यही हो गया हमारा एक्स्ट्रा चार्ज। वही एक्स्ट्रा चार्ज जो होगा वो बैटरी के द्वारा इस कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पर और एक्स्ट्रा जमा हो जाएगा, है ना। तो जितना चार्ज पहले से था उतना ही और चार्ज आके जमा हो जाएगा। तो चार्ज की वैल्यू भी डबल हो गई है, क्योंकि कैपेसिटी डबल हो गई है और पोटेंशियल डिफरेंस वही सेम रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नो प्रॉब्लम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, ये भी आसान लगेगा आपको। देखिए कहता है क्या, एन आइसोलेटेड 16 माइक्रोफैराड पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो दिया हुआ है 16 माइक्रोफैराड, हैज ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। तो कहता है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपने 100 वोल्ट का लगा रखा है। वेरी गुड। अब कहता है ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैविंग रिलेटिव परमिटिविटी। आपको बताए थे कि रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, वही इस क्वेश्चन में भी देखिए दिखा रहा है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो दिया हुआ है 5, ठीक है। एक कैपेसिटर है और कहता है उसके अक्रॉस 100 वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस है और उसकी कैपेसिटी इतनी है, ठीक है। अब एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम आपने जिसकी वैल्यू 5 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, वो उसको आपने बीच में डाल दिया, फिल द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स, कंप्लीटली फिल कर दिया है, ठीक। तो कैलकुलेट करिए, कहता है जब बताइए अब नया कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या हो जाएगा। पुराना कैपेसिटेंस तो था 16 माइक्रोफैराड, अब जब आप वो डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो फिर नया कैपेसिटेंस क्या बनेगा। तो इसका आंसर तो बहुत आसान होना चाहिए कि जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक को डाल देते हैं कि किसी कैपेसिटर के बीच में, तो उसकी कैपेसिटी जो होती है वो k टाइम्स इंक्रीज कर जाती है ना। बिल्कुल आसान। तो ये k टाइम इंक्रीज कर जाएगा। तो वहां पर था आपका 5 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, यहाँ पर है 16। तो पहले का जवाब तो बिल्कुल आसानी से आ गया, 5 टाइम्स 16 माइक्रोफैराड मतलब 80 माइक्रोफैराड। ये तो बहुत आसान था। दूसरा क्या कहता है, थ्योरी मजबूत रखिएगा, सारा क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। नया पोटेंशियल डिफरेंस अब मांग रहा है। पहले का पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, 100 है। अब जब आपने यहाँ पे डाल दिया, कैपेसिटी ऐसी हो गई है ना, तो अब क्या है कि यहाँ पर कोई बाहर से सेल नहीं डाल रहे आप, ठीक है। तो इस पर क्या करेंगे, जो चार्ज इसके ऊपर होगा दैट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन दिस केस कोई सेल नहीं है सिस्टम में, ठीक है। तो इन दिस केस द चार्ज ऑन द कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक। तो पहले का चार्ज आप इसको ऐसे कहिए, Q1 कह दीजिए, बाद में Q2 कह दीजिए, ठीक है। तो पहले का जो Q1 हुआ वो पहले का कैपेसिटी इंटू पहले का पोटेंशियल डिफरेंस। तो 16 माइक्रोफैराड यहाँ पर हम लोग अंडरस्टूड रखेंगे, दोनों तरफ से वो कैंसिल हो जाएगा, और इंटू 100, ओके। और उसके बाद इधर हो गया आपका 80, बाद वाला 80 माइक्रोफैराड था, तो माइक्रोफैराड कैंसिल हो गया, इसलिए 80 रह गया। और इनटू नया पोटेंशियल डिफरेंस मांग रहा है, तो उसको हम लोग कुछ एक काम करिए, जब Q2 बोले हैं तो यहाँ पे V2 कर दीजिए, ठीक। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, V2 आ जाएगा। सो V2 बिकम, कैंसिल कर दिया तो 20 वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो उस पर चार्ज था दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो कैपेसिटी जो बढ़ी है वो एट द कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, एट द कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगी। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। एक कैपेसिटर था, उसके अक्रॉस 100 वोल्ट का आपका पोटेंशियल डिफरेंस था और उसकी कैपेसिटी थी 16 माइक्रोफैराड। अब एक डाइलेक्ट्रिक आपने बीच में फिल कर दिया जिसकी वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू 5। तो क्या होगा, कैपेसिटी 5 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, और कैपेसिटी 5 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, और चूंकि चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है, वो जितना भी प्लेट पर था पहले बाद में भी बराबर ही रहेगा। तो चूंकि कैपेसिटी बढ़ गई है तो Q इक्वल टू सी इंटू वी, Q इक्वल टू सी इंटू वी। अब चूंकि अगर Q आपका कांस्टेंट है तो C इंटू वी आपका कांस्टेंट होगा, और C इंटू वी में अगर आपने C को बढ़ा दिया है, चूंकि डाइलेक्ट्रिक डाला आपने तो C बढ़ गया, तो V का क्या होगा, V डाउन हो जाएगा, V कम हो जाएगा। तो जितना टाइम C बढ़ेगा V उतना टाइम कम हो जाएगा। डायरेक्टली भी आप बता सकते थे कि कैपेसिटी 5 गुना बढ़ेगी और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 गुना कम हो जाएगी, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है।
तो चलिए ऐसे ही और भी सवाल देखते हैं जरा फटाफट। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी दे रखी है 50 माइक्रोफैराड। इट चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट की बैटरी लगा के हम कह सकते हैं कि आपने इसको चार्ज किया, कैपेसिटर चार्ज हो गया। ये 50 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। द चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, अब इसको आपने हटा दिया। एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनदर सेल ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। अब दूसरे केस में क्या हुआ कि आपने अब इसी कैपेसिटर को, इस बैटरी को हटा के 10 वोल्ट वाले से कनेक्ट कर दिया। और ये ध्यान रखा कि पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर ज्वाइंड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, मतलब जिस तरह से यहाँ पर पॉजिटिव था तो उसी तरह से कनेक्शन यहाँ भी पॉजिटिव के साथ बनाया गया। ठीक है, तो अब पूछ रहा है फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू 10 वोल्ट सेल। कहता है कि अब 10 वोल्ट के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, सो बताइए। तो देखिए अभी इस केस में कुछ ना कुछ चार्ज जमा हुआ होगा, तो मान लीजिए वो Q1 जमा हुआ है। और जब ऐसा केस आएगा तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो Q2 हो जाएगा। देखिए सर्किट चूंकि कंप्लीट है ना, तो चार्ज को अगर फ्लो करना होगा तो वो फ्लो कर जाएगा। ओके, तो आपका ये Q2 बन गया, ये फाइनल Q2 बन के स्टेबल हो गया। 50 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के प्लेट्स के डिस्टेंस को या फिर डाइलेक्ट्रिक को हमने कुछ चेंज नहीं किया है, जो था वही है यहाँ भी, तो इसकी कैपेसिटी चेंज नहीं होगी, वो 50 माइक्रोफैराड का 50 माइक्रोफैराड ही रहेगा। अब यहाँ पर जो Q1 की वैल्यू आएगी C इंटू वी, तो C आपका हो गया 50 माइक्रो, चलिए -6 डाल दिया, 50 माइक्रोफैराड और C हो गया और इंटू भी, ये इतना हो गया। मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 5 to 10 और इंटू 10 की पावर हम कह सकते हैं 2 यहाँ से, तो ये -4। ठीक है, तो इतना कुलम्ब हो गया, चूंकि माइक्रो यूज कर चुके हैं आप, तो इतना कुलम्ब कह लीजिए फिलहाल। उसके बाद इधर देखिए केस 2 में आपका चार्ज कितना हो गया है, तो ये भी C इंटू बी पर हमेशा रहेगा। तो C हो गया वही 50 माइक्रो और इंटू 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 10 की पावर -4 कुलम, है ना। तो आप देख सकते हो कि अभी चार्ज शुरू में इस पर इतना था, बाद में इतना हो गया, तो इसमें क्या हो गया 5 इंटू 10⁻⁴ कुलम चार्ज जो है वो जरूर इससे निकल के ऐसे करके फ्लो हो गया होगा। और वो बेसिकली हुआ क्या, तो चार्ज जो फ्लो हुआ तो जो कनेक्टिंग वायर्स हैं तो वो जो होगा वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट हो गया होगा और उसके थ्रू एनर्जी रिलीज हो गई होगी। ठीक है, तो इस पर चार्ज कम होगा मतलब कि इसकी एनर्जी कम हो गई, तो वो एनर्जी गई कहाँ, तो वो हीटिंग इफेक्ट के रूप में सिस्टम से रिलीज हो गई। खैर, तो यहाँ पर जो पहला का हमको आंसर देना है वो आंसर क्या हो जाएगा हमारा। सो फर्स्ट का आंसर हो गया आपका कितना चार्ज फ्लो कर गया, तो Q1 माइनस Q2, तो यही 10 में से 5 जाए 5, तो 5 इंटू इतना चार्ज फ्लो हो गया, तो इतना चार्ज विल फ्लो और फ्लो थ्रू द, ये इधर से ही आएगा तो थ्रू द बैटरी। ठीक है, चलिए दूसरा क्या कहता है, इज वर्क डन बाय द सेल और इज इट डन ऑन द सेल। तो चूंकि सेल जो हो गया, अब चूंकि करंट उधर से इधर आ गया, चार्ज ऐसे फ्लो हो गया, तो हम कहेंगे कि वर्क इज डन ऑन द सेल। सेल जो हो गया ये वाला सेल चार्जिंग कंडीशन में लग गया, तो हम लोग इसको बोलेंगे वर्क इज डन ऑन द सेल। तो हम लोग कहेंगे 2 नंबर में, इन दिस केस वर्क इज डन ऑन द सेल। ठीक है, दैट इज निगेटिव। फिजिक्स में हम जानते हैं जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो उसको निगेटिव वर्क डन कहा जाता है। ठीक है, तो निगेटिव वर्क डन, ठीक है, टेक्स प्लेस
क्योंकि फाइनल एनर्जी जो हुई है वो कम हुई है, ऐसे भी समझ सकते हैं। खैर, तो अब हम लोग नंबर 2 पर काम करते हैं। इज वर्क डन बाय द सेल, ये तो क्लियर हो गया। और इज इट डन ऑन द सेल, तो यहाँ पर ऑन द सेल आएगा। क्यों? क्योंकि जो चार्ज है आपका वो शुरू में आप देखे थे कि चार्ज शुरू में 20 वोल्ट के हिसाब से था, चार्ज शुरू में ज्यादा था, बाद में जो हो गया क्या हो गया, चार्ज आपका कम हो गया, तो एनर्जी भी कम हो गई। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि चार्ज जो फ्लो होगा वो थ्रू द बैटरी, बैटरी जो आपकी लगी हुई है वो चार्जिंग कंडीशन में लग जाएगी। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि वर्क इज डन ऑन द सेल। ठीक है, तो ऑन द सेल आपका वर्क डन होगा, और ऑन द सेल होता है तो फिजिक्स में निगेटिव वर्क डन टेक्स प्लेस होता है। अब यहाँ पर डब्ल्यू सेल को हम लोग चेंज इन एनर्जी नहीं लिख सकते। ठीक है, चेंज इन एनर्जी नहीं लिख पाएंगे। कारण क्या है उसका, तो देखिए, तो कारण उसका ये होगा, क्योंकि आप ये थर्ड वाला देखिए, इसमें क्या कहता है, फाइंड द हीट डेवलप्ड इन द कनेक्टिंग वायर्स। इसका मतलब है कुछ हीट, कुछ एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में भी सिस्टम से बाहर गई हुई है, इसीलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट देना गलत हो जाएगा। तो चेंज इन एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आप देख लीजिए हाफ सी, और जो एक है 20 वोल्ट के पोटेंशियल के हिसाब से, और एक है 10 वोल्ट के पोटेंशियल के हिसाब से। जैसा कि फिगर हमने मिटा दिया, एक बार फिर से देखिए बना देता हूं आपको। जैसे कि शुरू में क्या था, शुरू में आपका 20 वोल्ट के साथ कनेक्टेड था ना, तो शुरू की जो एनर्जी बनेगी वो हाफ सी वी स्क्वायर, इसका जो भी सिरे जो 50 माइक्रोफैराड दिया हुआ भी है, तो हाफ सी वी स्क्वायर इसके हिसाब से बनेगी। बाद में आपने क्या किया था, इसी कैपेसिटर को 10 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया था, बाकी सी तो वही है, तो इसकी जो एनर्जी बन गई हाफ सी और 10 के स्क्वायर से। तो आप देख सकते हैं कि ये कम हो गई है, तो यहाँ पर कम हो गई है। ठीक है, तो इस दौरान क्या होगा कि अभी जो इसमें जितना भी शुरू में जो भी चार्ज था, आपने देखा कि काफी सारा चार्ज जो था वो इसमें से फ्लो हो गया था, तब जाके इसकी एनर्जी कम हो गई थी, है ना। तो उस एनर्जी में कितने का डिफरेंस आया, आप उसको अगर पूछते हैं तो एनर्जी में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 7.5 इंटू 10⁻³ जूल का आएगा। ठीक है, अगर साइन के साथ लिखिएगा डेल्टा यू तो वो आपको निगेटिव देना होगा, फाइनल चूंकि कम हो गया, और चेंज जो लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं यहाँ पे, इसीलिए। तो यहाँ पर जो भी ये चेंज आया तो 7.5, उसको आप डब्ल्यू सेल नहीं कह सकते, पहली बात तो ये। तो डब्ल्यू सेल निकालने के लिए करें क्या, तो देखिए नंबर 2 में डब्ल्यू सेल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला देना होगा चेंज इन क्यू इंटू वी, ये फार्मूला, इनमें से दो जो भी चेंज कर रहा है वहां पे ये डेल्टा ऑपरेट हो जाएगा। तो क्या चेंज हो रहा है, चार्ज ही चेंज हो रहा है, वी तो कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वर्कडन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है वर्कडन, जब इधर से करंट फ्लो होगा और इसके थ्रू हो जाएगा, चार्ज इस तरह से फ्लो होगा, इसके थ्रू जाएगा, तो इसीलिए आपका यहाँ पे Q जो होगा वो आपका कितने का फ्लो हुआ था, 500, राइट, 5 इंटू 10⁻⁻⁴, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, 5 इंटू 10⁻⁴ कूलम, उतने का फ्लो हुआ था। और ये किस पोटेंशियल पर फ्लो हुआ है, 10, क्योंकि ये 10 तो हमेशा मेंटेन रखेगा ना, ये जब लग गया तो यहाँ का पोटेंशियल कभी भी देखिएगा तो 10 ही होगा। तो वर्क डन ऑन द सेल, तो Q इंटू वी, इसी से निकालेंगे, जो भी चेंज डेल्टा Q के साथ हुआ वो इतने का हुआ, और एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो 10 से गुना कर दीजिए, तो क्या आ गया, 5 इंटू 10⁻³ इतना जूल का आपका, 5 इंटू 10⁻³ इतना जूल का आपका वर्क डन हुआ ऑन द सेल। तो दिस इज वर्क डन ऑन द सेल। ठीक है, एंड विच विल हैव निगेटिव साइन, तो आप चाहे तो यहाँ पर एक निगेटिव, मैथमेटिकली एक निगेटिव डाल सकते हैं, क्योंकि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। ठीक हो गया, तो अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहे हैं कि हीट डेवलप्ड इन द कनेक्टिंग वायर्स क्या हुआ। तो देखिए, जो भी यहाँ पर एनर्जी में चेंजिंग आई, जो भी यहाँ पर एनर्जी थी शुरू में U1 ये वाली हाफ सी एंड 20 स्क्वायर, और जो बाद में बनी हाफ सी एंड 10 का स्क्वायर, तो जो भी चेंज आया वो कहाँ खर्च हुआ, तो वो एक तो इस पर वर्क डन किया, सेल पर वर्क डन किया, और बाकी बचा हुआ क्या हुआ, हीट एनर्जी के रूप में रिलीज किया। तो इसका मतलब है आप लिखेंगे फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पर हम लोग एक बार डाल सकते हैं फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ पर जो एनर्जी में चेंज आया उसी को लिख रहे हैं। सो थर्ड के लिए फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन क्या हो जाएगा कि जो भी आपने चेंज इन एनर्जी की, तो कितने का एनर्जी चेंज हमने निकाल लिया है,
7.5 इंटू 10⁻³ जूल। ये कहाँ कहाँ खर्च हुआ? तो ये हीट एनर्जी के रूप में कुछ रिलीज हुआ होगा, उसको डेल्टा एच कह दीजिए। और कुछ क्या किया? वर्क डन किया। तो वर्क डन का भी मैग्नीट्यूड हम उठाएंगे, कितना होगा? 5 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, तो हमारा कितना हीट रिलीज हुआ डेल्टा एच इज, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 7.5 माइनस 5, तो कितना हो गया? 2.5 इंटू 10⁻³ जूल एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ठीक है, अगर आप इसको ऑप्शन के रूप में देखिएगा तो वहां चूंकि रिलीज एनर्जी है इसलिए उसमें एक निगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, रिलीज एनर्जी है तो उसमें एक निगेटिव साइन लगा देंगे। वर्क डन ऑन द सेल है इसीलिए उसमें भी एक निगेटिव साइन लगा देंगे। ओके, और अगर चेंज इन एनर्जी पूछेगा तो वहां भी चूंकि फाइनल कम हुआ है तो वहां भी आपका वो निगेटिव साइन लग जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को कर सकते हैं। तो एक बार फिर से दोहरा दूं, शुरू में 20 वोल्ट का था तो इसके ऊपर कुछ चार्ज जमा हुआ, C इंटू वी से निकाल लिया उसको। बाद में आपने उसको 10 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया तो फिर वो C इंटू वी के हिसाब से ही चार्ज अपने पास रखेगा, बाकी चार्जेस रिलीज कर देगा। तो वो चार्ज जो इधर रिलीज किया तो वो फ्लो होकर के चला गया। अब फ्लो हुआ तो क्या हुआ? कुछ हीट एनर्जी के रूप में वायर से खत्म हो गया और बाकी बचा हुआ वर्क डन ऑन द सेल हो गया। वर्क डन ऑन द सेल को निगेटिव साइन के साथ दिखाते हैं और वर्क डन निकालना होगा तो चूंकि ये 10 वोल्ट के कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पर ही आपका चार्ज का फ्लो हुआ है, इसलिए आपका वर्क डन का फॉर्मूला होगा Q इंटू वी वाला फॉर्मूला। तो कितने का Q आपने चेंज किया है? तो आपने इसका और इसका जो भी चार्ज का डिफरेंस था उसको आपने निकाला, जितना इसमें से फ्लो हुआ तो आपको निकला था 5 इंटू 10⁻⁴। उसको आप फिर 10 से गुना कर दीजिए तो आपको ये वर्क डन दे देगा, है ना। अब जो भी एनर्जी में चेंजेस आए थे वो कहाँ गए? दो ही जगह गए, एक तो वर्क डन किया और हीट एनर्जी के रूप में रिलीज हो गया। तो दोनों के मैग्नीट्यूड को इधर रख दीजिए और फिर इधर का जो जितना अंतर आया था वो मैग्नीट्यूड इधर रख दीजिए, डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड निकल आएगा। चूंकि ये हीट एनर्जी रिलीज एनर्जी है तो रिलीज के लिए हम लोग यहाँ पर भी माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हो गया आंसर तीनों का। चलिए इसी तरह से अब आगे देखते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी दी हुई है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स दिया हुआ है। कहता है उसको 200 वोल्ट वाले बैटरी से आपने चार्ज कर दिया एंड देन चार्जिंग बैटरी इज रिमूव्ड। नाउ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका के वैल्यू 4 है और थिकनेस दे रखा है 2 mm इज प्लेस बिटवीन द प्लेट्स। तो फाइंड करना है न्यू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले का पोटेंशियल डिफरेंस 200 था। तो बात को समझिएगा, एक कैपेसिटर है हमारे पास, आराम से इसको समझिए। एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी दे रखी है 50 माइक्रो फैराड और इसके बीच का डिस्टेंस हो गया 4 मिलीमीटर। ठीक है, इसको एक बैटरी से हमने कनेक्ट किया। बैटरी कितने का है भाई? 200 वोल्ट का। 200 वोल्ट का है तो ये 200 वोल्ट यहाँ पर आ गया होगा, कुछ चार्ज वार्ज इस पर जमा हुआ हो गया होगा, है ना। चलिए ये सब प्लस माइनस भी बना देता हूँ। चलिए अब क्या हुआ? चार्ज वार्ज कर देने के बाद इस पर जो भी चार्जेस आया होगा, चार्ज कर देने के बाद आपने क्या किया? बैटरी को हटा दिया। बैटरी को हटा दिया तो जो भी चार्ज आया होगा इस पर, अगर Q है तो वही चार्ज Q यहाँ भी रहेगा। और आपने क्या किया? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला लेकिन उसकी थिकनेस थी 2 mm की। तो ये खुद 4 का है, मतलब पूरा फिल नहीं किया आपने, आधा फिल किया। तो 2 mm का ये रह गया। ठीक है, और बाकी ये टोटल था आपका 4 mm। तो 2 mm अभी भी खाली है। तो आपने पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटी, तो कैपेसिटी तो चेंज होगी तो डाइलेक्ट्रिक की नई कैपेसिटी बनेगी यहाँ पे, और जो भी चार्ज यहाँ पर था वही चार्ज आपका यहाँ पे चला जाएगा। और कहता है अब इस केस में न्यू पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, अभी तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 200 था, तो कहता है बैटरी तो हमने हटा दिया और एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे डाल दिया। तो अब नया पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा यही आपको बताने को कह रहा है। ठीक है, न्यू भी। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो हमारा सिंपल सा इसमें काम होगा कि जैसे कि कैपेसिटी इसने दे रखी है और जब डाइलेक्ट्रिक आप यहाँ पे लगाते हो तो जो नई कैपेसिटी बनती है वो कितनी बनती है, तो इन्हीं सबको आपस में थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे C अब यहाँ पे लिख रहे हैं आप, तो क्या लिखेगा? एप्सिलॉन नॉट A/D लिखिएगा, सीधा सीधा, है ना। C आपको दे रखा है, ए एरिया ऑफ द प्लेट आपको नहीं दिया, तो ए मान लीजिए कि ए कुछ होगा, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट इंटू ए को आप फिर ऐसा लिखिए, C इंटू डी लिखिए, तो C इंटू डी। तो C कितने का है? 50 माइक्रो
-6 और डी कितने का है 4 मिलीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये अपना जितना आ जाए 20, फिर ये हो गए एक शून्य यहाँ पर और ये दोनों मिला के -9 ठीक है, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻7 हो गया। कितना आपकी ये कैपेसिटी हो गई, इतना फैराड कह सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए जरा, इसमें क्या होगा, आपकी क्या नई कैपेसिटी बन गई, सी डैश बन गई। कितना होगा इसका वैल्यू, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, आपको फार्मूला इसका याद होगा, d माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कर रखा है इसका फार्मूला। जब आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो किसी भी थिकनेस का, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आती है वो इस फार्मूले से निकलती है, इसको याद रखना था। चलिए, अब इसमें एप्सिलॉन नॉट ए जो यहाँ से निकाले हैं, क्योंकि ए हमारे पास था नहीं, तो इसलिए जो एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू होगी वो जो हमारा पहला डेटा था उससे निकाल के हम वहाँ पुट कर सकते हैं, तो सॉल्व हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट ए कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁻7 और डिवाइडेड बाय डी था हमारा 4 और ये था 2 और फिर ये 2 बाई कितना हो जाएगा, वो के वैल्यू दिया हुआ है 4, तो 4 हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ बच्चों, तो देखिए इसको मैंने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के ये फॉर्मूला था, हमने पुट किया। एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू यहाँ से उठा करके रख दिया, और चूंकि हमें कैपेसिटी निकालनी है बात की, और उसमें हमें एप्सिलॉन नॉट ए जाना होगा, क्योंकि हमको फाइनली करना क्या था, C1 V1 इक्वल टू C2 V2, चूंकि चार्ज से हम रहने वाले हैं, तो जब तक कैपेसिटी नहीं निकालोगे आगे नहीं बढ़ सकते। अब कैपेसिटी निकालने एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू तो है नहीं, लेकिन एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू हम लोग जो पहला डेटा है उससे तो निकाल सकते हैं ना, तो वही काम किया गया। तो यहाँ पर हम लोग फिर इसको ये रख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷ ये रख दिया, और नीचे में यहाँ 4 - 2 प्लस 2/4। अब ये चूंकि मिलीमीटर में थे तो एक 10⁻³ लगेगा, और उसके बाद फिर इसको ऊपर लेके जाइए तो 2 इंटू 10 पावर हो जाएगा -4, और नीचे में देखिए 4 - 2 इज 2, 2 प्लस हाफ, 2 प्लस हाफ इज 5/2, 2 प्लस हाफ मतलब 2.5, 2.5, जिसको 5/2 लिखेंगे, 5/2। फिर ये 2 ऊपर चला गया तो 4/5 × 10⁻⁴, तो ये हो गई बाद की कैपेसिटी, इतना फैराड। अब हम लोग वही करते हैं, चूंकि चार्ज सेम था तो वही C1 V1, इसका पहला कंडीशन का C1 V1 कह दिया, दूसरा का C2 V2 कह दिया। तो पहला का C1 आपका यही का 50 माइक्रोफैराड हमने रख दिया, और V1 जो था इसका 200 वोल्ट था, तो 200 वोल्ट हमने वहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद C2 हमने निकाला हुआ है 4/5 × 10⁻⁴, और V2 को हमने क्या कहा था V, तो V रख दिया, और फिर इसी को आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया, तो V क्या मिल गया 125 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है, आराम से इसको समझ जाइए, और फिर अपने से भी इसको बनाना है, आगे देखिए। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए क्या कहता है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर, जैसा देखिए फिगर दिया हुआ है, एक सर्किट बताया गया है, आपको 100 वोल्ट की बैटरी दी गई है, 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर जो है वो आपको इस तरह से सीरीज में लगा दिया गया। तो कहता है इक्विवेलेंट कैपेसिटर बताइए, चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर बताइए, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर बताइए। तो बहुत ही आसान बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद खुद अटेम्प्ट लें, फिर हम बनाते हैं। आई होप कि हो गया आपका। चलिए मिलाते हैं। क्या कहता है, देखिए पहला है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो बहुत आसान है, दोनों कैपेसिटर आपका जो कि सीरीज में लगा हुआ है, तो सीरीज में लगा हुआ है, तो हम लोग C इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे सीरीज का, तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2, यही फॉर्मूला होता था। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेंगे हर। चलिए 2 इंटू 3 माइक्रोफैराड है, 2 बार आएगा, 10⁻12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए तो C1 प्लस C2, तो 2 प्लस 3, और यहाँ पर एक बार माइक्रोफैराड आएगा, ये भी माइक्रोफैराड, तो 10⁻6 प्लस में है इसलिए। ठीक है, ऊपर में इंटू में था इसलिए वो बढ़ गया। या ऐसा आप करें कि आप इनको छोड़ भी दीजिएगा ना, देखिए जैसे कि ये कट कीजिएगा तो क्या आया फाइनली 10⁻6 ही तो आया। तो अगर हम क्या करें कि इनको सीधा सीधा अगर हम हटा भी दें, ये एक्स्ट्रा झमेला को आप बिल्कुल हटा ही दो, और सीधा लिखो 2 इंटू 3 2 प्लस 3, और जो आएगा वो सीधा सीधा समझ जाना कि माइक्रोफैराड में आएगा। ठीक है, वो भी बेहतर है। तो ये कितना हो गया 6/5, तो 1.2 लास्ट में माइक्रोफैराड जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला। क्लियर। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा कहता है कि द चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। तो देखिए
100 वोल्ट का है यहाँ पे। अब आपका जो भी चार्ज होगा, तो चूंकि सीरीज में है तो जो भी चार्ज होगा तो वो दोनों में क्या होगा, सेम सेम ही तो होगा, है ना। सीरीज कनेक्शन में यही तो पढ़े हैं, जो चार्ज स्टोर होता है कैपेसिटर पर वो सेम चार्ज स्टोर होगा दोनों पे, किसी पे अलग चार्ज नहीं है स्टोर होने वाला। ओके, अब उस चार्ज को निकालना है तो पहले तो आपको वो पोटेंशियल, ये तो देखिए दो तरीका निकाल सकते हैं, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, वो बाद वाले में करेंगे। तो एक काम करिए, जो पहले ही आपने ये निकाल रखा कि दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो ऐसा बन गया, तो आपने जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनाया हुआ था आप याद कीजिए, उस पर भी तो वही चार्ज क्यू जाके स्टोर होता था, ठीक है। तो आप वहां से आंसर कर लीजिए, तो वो क्यू क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट जो आपने निकाला है जो कितने का है 1.2 माइक्रोफेराड, और माइक्रोफेराड है तो आप यहाँ पर माइक्रो चाहे तो 10⁻⁶ लिख दीजिए या फिर माइक्रो याद रखिए, और इंटू वी, तो Q इक्वल टू सी वी, तो मैंने C यहाँ से लिखा और V को लिख रहा हूँ 100, तो कितना हो गया 1.2 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग 12 अगर करेंगे तब तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो 0.12 करते हैं तो मिली आ जाएगा 0.12, ठीक है। तो इसको एक दशमलव को हमने एक साइड और लेके गए तो उधर 10 आ गया, तो उससे क्या हो गया वो -3, तो उसको हम लोग मिली लिख सकते हैं, ठीक, मिली वोल्ट ऐसे करके। खैर, तो जैसे आप लिखें, सॉरी चार्ज है ना मिली कूलम, सॉरी मिली कूलम, और अगर सीधा सीधा कूलम करना है आपको तो आप यहाँ पर ही अपना कूलम बिठाइए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, चार्ज स्टोर इन ईच कैपेसिटर, तो दोनों पर आ जाएंगे इतना 0.12 मिली कूलम बोलिए या 1.2 इंटू 10⁻⁴ कूलम बोलिए, आपकी मर्जी। चलिए तीसरा वाला इंटरेस्टिंग, उसको देखते हैं। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, आपको बताना है कि इसके अक्रॉस कितना है, इसके अक्रॉस कितना। ये तो जाहिर है कि दोनों का मिला करके अगर बोलेंगे तो इतना ही आएगा, 100 आएगा, लेकिन अब ईच के अक्रॉस कितना, देखिए अगर हमको चार्ज मालूम चल गया तो हम निकाल सकते हैं ना। तो थर्ड के लिए काम करते हैं, थर्ड के लिए काम करेंगे Q इंटू सी, क्यू इक्वल टू सी भी, तो Q इक्वल टू यहाँ का हो गया C 2 माइक्रोफेराड, और V, तो V तो हमें इसका निकालना है, तो V हम लोग मान लिए V1, और इसका हालांकि हो जाएगा 100 माइनस उतना 100 माइनस V1, तो पहले V1 निकालिए ना। Q हमको वहाँ से मालूम है तो चाहे तो उसको हम रख सकते हैं, चलिए नेक्स्ट लाइन में रख देंगे। तो Q क्या है आपका, ये रख दीजिए 1.2 इंटू 10⁻⁴, और ये है 2 इंटू 10⁻⁶ V1, तो इसको जरा सा कैंसिल करेंगे, 2 हो गया यहाँ पर तो 0.6, और इधर आएंगे तो 10⁻², तो हो गया 60, ठीक है। तो V1 बिकम 60 वोल्ट, तो ये अगर 60 वोल्ट हो गया तो ऑफकोर्स ये कितना हो जाएगा 40 वोल्ट का हो जाएगा, ऐसे ही बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ सीखने वाली बात एक ये हो जाएगी कि देखिए जो रेशियो आपका यहाँ पर है 2 माइक्रोफेराड हो गया, ये 3 माइक्रोफेराड हो गया। अब सीरीज में क्या होता है कि चार्जेस तो आपके सेम सेम ही जाकर के जमा होते हैं। अब Q इक्वल टू सी भी, Q इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या चलता है नॉर्मली कैपेसिटर में, सी भी चलता है, चार्ज सेम है, इसका मतलब C1 V1 इक्वल टू C2 V2 यहाँ भी काम करेगा। C1 V1 इक्वल टू C2 V2 का मतलब ये हो गया कि जिसकी कैपेसिटी अधिक होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। तो जिसकी कैपेसिटी देखिए अधिक है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखिए कम हो गया है, जिसकी कैपेसिटी कम है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखिए ज़्यादा हो गया है, 60 वोल्ट है यहाँ पे 40 वोल्ट ही। और रेशियो जो आप लीजिएगा वो जो होगा ना वो दोनों का उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से ये कैपेसिटी का रेशियो है। जैसे कि यहाँ पर 2:3 है तो यहाँ पर 3:2 का रेशियो लेके चलिएगा, उलट करके यहाँ पर जैसे कि 2 माइक्रोफेराड है 3 माइक्रोफेराड है तो रेशियो क्या हो गया 2:3 का हो गया। तो जो पोटेंशियल के रेशियो होंगे ना वो एकदम पलट के चलेंगे 3:2 के, तो उससे भी हम लोग डायरेक्ट बना लेंगे। कैसे, तो करना क्या है सीधा समझिएगा, 3 और 2 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 5, तो 5x इक्वल टू लिख दीजिए, मेथड 2 बता रहा हूं, 2 और 3 जोड़ दीजिए 5x को लिख दीजिए जितना वोल्ट है यहाँ पे 100 वोल्ट,
2 रहेगा तो उसके केस में बता रहा हूँ। तो x इक्वल टू 20 हो गया, तो x इक्वल टू 20, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 3x, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे 2x करेंगे तो 40 और यहाँ 3x करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आने वाले प्रॉब्लम में अगर कहीं पर इस्तेमाल करना हो तो आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। हाँ जी बच्चों, तो उसी तरह का सवाल है, लेकिन इस बार हम लोगों ने 3 कैपेसिटर यहाँ पे डाल रखा है, और वही आपको सब पे चार्ज बताना है। तो चार्ज तो आप जानते हैं कि सब पर एक ही जैसा रहेगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है तो सब पर एक ही जैसा चार्ज रहेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस बता देना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में अभी अभी समझाया आपको, जिसमें कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी वहाँ के अक्रॉस कम हो जाएगा, और जिसमें कम होगा वहाँ के अक्रॉस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि चार्ज सब में से एक समान। तो चलिए सबसे पहले अब 3 दे दिया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल लीजिए, तो वही ठीक रहेगा। तो 1/c इक्विवेलेंट यहाँ पर आ जाएगा, 3 है तो 1/8, 1/12 और 1/24, ठीक है। तो 24 एलसीएम हो गया। तो C इक्विवेलेंट क्लियर हो गया, 4 माइक्रोफैराड लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। तो 4 माइक्रोफैराड आपका इक्विवेलेंट हो गया। तो 4 माइक्रोफैराड इस तरह से समझने के लिए आपका देखिए तैयार हो गया इक्विवेलेंट, और इस पर भी वही चार्ज जमा होगा जो इन सब पर होगा। तो 60 वोल्ट का है और ये इतना है, तो Q क्या हो जाएगा, C इंटू V। तो C हो गया 4 माइक्रोफैराड का, V हो गया 60, तो ये इतना माइक्रोकुलम, 240 माइक्रोकुलम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो 240 माइक्रोकुलम सब पर जमा हो जाएगा, ठीक है। अब हम V1 चाहते हैं, तो V1 निकालना है तो Q बाय इसका C1, ठीक है। तो चार्ज 240 माइक्रोकुलम है और C1 हो गया 8 माइक्रोफैराड। देखिए माइक्रो माइक्रो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 30 वोल्ट V2। तो V2 भी वही Q बाय C2, तो 240 माइक्रोकुलम एंड द C2 इज 12 माइक्रोफैराड, तो 20 वोल्ट हो जाएगा। और इसी तरह से V3, तो Q बाय C3 240 बाई 24, तो कितना हो गया 10 वोल्ट। इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आसान पड़ेगा, जब ज़्यादा दे देगा, 2 से ज़्यादा दे देगा, C इक्विवेलेंट निकाल लेना है, टोटल चार्ज मिल जाएगा, और उसके बाद फिर बारी बारी से V1 V2 V3 करना। क्लियर है, अपने से भी बना के देख लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, उसी तरह से इस तरह से पैरेलल कैपेसिटर्स के बारे में दे देगा आपको, कि सर्किट आपको दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए, तो तीनों पैरेलल में है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जब आपका पैरेलल होता है तो सीधा सीधा ऐड हो जाना है। तो 1 2 एंड 3, तो 6, 1 + 2 + 3, 6 माइक्रोफैराड। पहला में तो कुछ था ही नहीं। दूसरा देखिए क्या कहता है, कहता है कि चार्ज स्टोर इन द ईच कैपेसिटर। तो देखिए जब पैरेलल में कनेक्शन कीजिएगा तो सब पर चार्ज जो होगा वो अलग अलग जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो तो सब पर एक समान होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस से हम लोग काम करेंगे, तो सब पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 100 वोल्ट का, ठीक है। तो मान लीजिए इस पर चला गया Q1, इस पर चला गया Q2 और इस पर आ गया Q3 चार्ज। तो Q1 जो बनेगा हमारा C इंटू V, तो C इसका क्या है 1 माइक्रोफैराड, और V क्या हो गया 100, तो कितना हो गया 100 माइक्रोकुलम। तो लिख दीजिए 100 माइक्रोकुलम, क्योंकि 1 आपका क्या था माइक्रोफैराड, तो ये माइक्रो छुपा हुआ है वो हम लास्ट में यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। तो माइक्रोकुलम हो गया। Q2 वही C इंटू V, तो 2 गुना 100, 200 माइक्रोकुलम। Q3 3 इंटू 100 क्या हो गया 300 माइक्रोकुलम, है ना। बिल्कुल आसान, कहीं कोई प्रॉब्लम की तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, फिर से एक सवाल है, आपको इस तरह का सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पर C1 C2 कैपेसिटर और ये C3, इस तरह से ये दोनों तो पैरेलल में आ गए और उनके साथ ये सीरीज में आ गया, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो पहला वाला काम तो बहुत सिंपल होगा, आपको C1 C2 C3 की देखिए वैल्यू दे रखा है 2 माइक्रोफैराड, ये हो गया आपका 2 माइक्रोफैराड, C2 हो गया 4 माइक्रोफैराड, और C3 हो गया 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो देखिए ये दोनों तो आपका आ गया पैरेलल में, तो इन दोनों का रिजल्ट हो गया 4 + 2 6, और 6 और 3 सीरीज में आ गए, तो 1/C इक्विवेलेंट। 6 और 3 जब सीरीज में आ गए, तो चलो ना हम डायरेक्टली लिख देते हैं C इक्विवेलेंट।
6 और 3, तो 6 इंटू 3/6+3, ठीक। तो आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। तो पहला वाला तो आपका काम खत्म हो गया। दूसरा वाला देखना है, जरा अच्छे से देखेंगे उसको। कहता है कि इनपुट टर्मिनल्स जो है वो 12 वोल्ट की बैटरी के साथ अब आपने कनेक्ट कर दिया, तो फिर आप बताइए कि पोटेंशियल एंड चार्ज इस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा। मैंने इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल, तो देखिए इन दोनों के अक्रॉस तो सेम सेम होगा, और फिर इसके अक्रॉस क्या होगा वो भी देखना है आपको, और चार्ज कितना जमा होता है वो भी देखना है, ठीक है। 12 वोल्ट आपने कहा कि हमने इसके अक्रॉस इस तरह से बैटरी लगा दी, ठीक है। तो हम जान गए थे कि इन दोनों के बदले में यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। तो इधर हो गया आपका 6, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या करूँ, अब एक इक्विवेलेंट फिगर चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इन दोनों के बदले यहाँ पे हो गया 6 का, और इधर हो गया आपका 3। तो अभी पहले जो प्रॉब्लम बनाया था सीरीज में उस पर नहीं आधारित हो गया। ए बी इनके बीच में 12 वोल्ट है, तो यही 12 वोल्ट यहाँ पे बटेगा। तो आपको बताया था कि ये देखिए इसका ये डबल है, तो यहाँ पर जो होगा वो कम होगा और उसका डबल यहाँ पर चला जाएगा, सिंपल है। तो इसका मतलब ये डबल है, तो आप 1 और 2 मतलब 3 टाइम्स इसको भाग दीजिए, 4 आ गया। हाँ जी बच्चों, तो दूसरा वाला देखिए क्या कहता है कि इनपुट टर्मिनल्स को हम लोगों ने 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है, और उसके बाद आपको ईच कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, और इनके अक्रॉस तो ये दोनों तो पैरेलल है, तो इन दोनों का तो सेम सेम आएगा, और इसके अक्रॉस कितना होगा वो सब निकालना है। तो ये देखो कैसे आएगा। तो क्या करना है कि इन दोनों का पहले देखिए 4 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड, इन दोनों को अगर आपने एक साथ किया तो दोनों क्या है, पैरेलल में, तो पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा आंसर 6 माइक्रोफेराड दोनों का। तो 6 माइक्रोफेराड हम लोग ऐसे बना लिए, मतलब इसका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे बना रहे हैं, और ये 3 का 3 यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया कुछ। अब देखो कि ये एक तरह से क्या हो गया, 12 वोल्ट का आपने यहाँ पे लगा दिया, तो 12 वोल्ट आपका ये लग गया, तो एक तरह से ये सीरीज में आ गया दोनों। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले पिछले प्रॉब्लम में सिखाया था कि जब सीरीज में दो कैपेसिटर रहे, और तो फिर आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ये वाला जो वोल्टेज है ये इनके कैपेसिटी के रिवर्स रेशियो में बढ़ जाएगा। जैसे तो इनका रेशियो कितना है, 6/3, तो मतलब 2:1 का रेशियो है। तो 2:1 का रेशियो का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर डबल पोटेंशियल आएगा और यहाँ पर इसका आधा यहाँ पे आएगा। तो 2:1, तो 2 + 1 कर तो 3, तो 3x को कितने के बराबर, जितना पोटेंशियल यहाँ अप्लाई किए हो, ठीक है। तो 3x = 12 कर दो, x क्या निकल गया 4, तो 4 तो एक तरफ जाएगा 4, एक तरफ जाएगा उसका डबल मतलब कि 8। तो एक तरफ 8 और एक तरफ 4, तो जो ज़्यादा कैपेसिटी है वहाँ पे कम देना है, जो कम कैपेसिटी है वहाँ पे ज़्यादा देना है, ठीक है। तो 3 के अक्रॉस 8 हो जाएगा और 6 के अक्रॉस 4 हो जाएगा। तो एक्चुअल में तो कहीं पर 6 है नहीं, तो 6 जो है वो इन दोनों का इक्विवेलेंट है, उसके अक्रॉस कर रहे हो 4, मतलब कि इसके अक्रॉस हो गया 4, तो यही 4 होगा C1 के अक्रॉस भी और C2 के अक्रॉस भी, सिंपल। और बाकी इसके अक्रॉस हो गया 8, तो इसीलिए हमने Q1 Q2 और Q3 को लिखा है। Q1 हो गया अब C1 I इंटू भी, तो भी इसका कौन है 4, तो 2 × 4, तो ये बन गया 8 माइक्रोकूलम, चूंकि माइक्रो था फेराड। उसी तरह से C2 हो जाएगा Q2 मतलब C2 इंटू भी में हो गया 4 और C2 हो गया 4, तो 4 × 4 तो 16 माइक्रोकूलम। और उसी तरह से Q3 तो C3 इंटू इसका भी 3, तो C3 हो गया 3 और इसके अक्रॉस था 8, तो 8 × 24 तो 24 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इनके अक्रॉस किस तरह से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों बहुत ही आसान सा सवाल है, एक फिगर दिया हुआ है और इसमें आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछ रहा है बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों जो आपको दिख रहा है, अगर ए बी के बीच में हम लोग देखें तो ये तीनों आ गए एक साथ सीरीज में, और ये वाला फिर उधर से इधर के इसके जो भी इक्विवेलेंट आएंगे उसके साथ ये वाला आ जाएगा पैरेलल में। तो इसका अगर आप इक्विवेलेंट बनाना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ए है आपका और ये बी है, ये वाले को आप इस तरह से ऊपर में दिखा दीजिए, कितना हो गया 2 माइक्रोफेराड का है, और इनका इक्विवेलेंट बना करके यहाँ पे बिठा दीजिए। तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, इनकी इक्विवेलेंट तीनों देखिए सीरीज में है, तो सीरीज में होता है तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/3 + 1/4 + 1/5, तो 60 20 हो गया 15 12, तो कितना हो गया
47 60, तो C इक्विवेलेंट आपका बनेगा 60/47 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे बिठा देंगे 60/47 माइक्रोफेराड। और अब ये दोनों आ जाएंगे पैरेलल में, तो पैरेलल में तो सीधा सीधा ऐड हो जाता है, तो 2 + 60/47 47 नीचे तो 154/47 माइक्रोफेराड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान था इस तरह से, लेकिन कई बार बच्चे पूछते हैं ये सब, तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, तो देखिए ये फोटो दिया हुआ है और फिर उसी तरह से बता रहा है कि सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V1 V2 V3 V4 निकालना है आपको, और 60 वोल्ट का यहाँ पर कनेक्शन दिया हुआ है और सब पर चार्ज भी बताना है। ठीक है, तो ठीक है, सिंपल है। देखिए 60 वोल्ट है यहाँ पे, तो V1 और V2 मिला करके 60 होगा, ये तो निश्चित रूप से है। और V3 और V4 भी मिला करके कितना होगा, 60 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी इसी पर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर फिर से वही बात आप करेंगे। यहाँ देखिए 3 और 6 पैरेलल में जा रहा है, 1:2 का रेशियो है, 1:2 का रेशियो है, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, तो 3x मान लीजिए, 3x कर दीजिए किसको 60 को, तो x क्या निकल आएगा 20। ठीक है, तो फिर जिसका ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस 20 हो जाएगा, तो जो V2 की वैल्यू आ गई वो आपको आ गई 20, और इधर वाली जो हो जाएगी वो 20 का डबल मतलब 40। तो जाहिर सी बात है इधर इसके ऊपर आ गया 40 वोल्ट और इसके ऊपर आ गया 20 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया। चूंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आना चाहिए, क्योंकि दोनों में चार्ज सेम जमा होगा। उसी तरह से अब इसमें भी देखिए, तो ये भी 9 और 18, तो इसमें भी तो उसी तरह से 1:2 का रेशियो है, तो ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह से जाएगा। 1:2 का है, तो फिर इसके ऊपर आपका आ जाएगा वही 40 वोल्ट, बिल्कुल सेम 1:2, तो 1 + 2 3, 3x = 60, तो x = 20। तो उस हिसाब से यहाँ भी आपका यही सेम चलेगा, जिस पर ज़्यादा कैपेसिटी है वहाँ के अक्रॉस कम होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये 20 का होगा और ये 40 का होगा। ठीक है, तो ये वाला ऐसे ही रहेगा। अब आपको रहा चार्जेस, तो मान लीजिए इसमें आपका Q1 था, इसमें Q2 था, तो देखिए Q1 Q2 तो बराबर ही रहेगा। उसी तरह से Q3 और Q4 था, तो Q3 Q4 बराबर रहेगा, तो Q1 और Q2 आपस में इक्वल होंगे। और वो क्या लिख सकते हैं, तो आप किसी का भी C × भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो इसका कर लो इसका कर लो, बराबर ही आएगा। देखिए 6 × 20 120 और 40 × 3 120, ये भी आ रहा है, तो 120 माइक्रोकूलम। और उसी तरह से Q3 Q4 ये भी क्या है, आपस में बराबर होंगे, किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो, 9 × 40 तो 360 माइक्रोकूलम, यही हो गया। तो पोटेंशियल्स का बंटवारा इस तरह से हो गया और चार्जेस भी दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आपको बेसिक प्रॉब्लम्स कैपेसिटर में रहता है। तो हम लोग और भी प्रॉब्लम्स करेंगे, तो इस वीडियो में तो हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसको भी फिर उठाएंगे, उसको टैकल करेंगे। तब तक आप यहाँ तक जितना भी बताया गया ये 10 प्रॉब्लम्स, इसको अपने से एक बार करके समझ लीजिए, अच्छे से काम कर लीजिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही अनदर प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।